Good morning, welcome to Sarit classes. My name is Tej and I'm MD of Sarit classes. Now we are going to start a very last topic that is called applied geomorphology. ठीक है, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी क्या करने वाले हैं हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करके और जो हमारा जियोमॉर्फो का जो कंसेप्ट है वो कर देंगे बिल्कुल कंक्लूड. ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे जो लेंथियस्ट पार्ट है ना जियोमॉर्फोलॉजी का, मतलब जो जियोग्राफी ऑप्शनल का है वो है जियोमॉर्फोलॉजी, यही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है. ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी. देखिए इस एक एक शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है. मान के चलिए मैंने आपको ये किताब दी. ठीक है, मैंने आपको एक किताब दी. अगर आप इस किताब को क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को इसके ऊपर क्या नहीं कर पा रहे, अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्या ये किताब आपके कोई काम की है? कोई काम की नहीं है. अगर मैंने एक ऐसे लैंड फॉर्म, ऐसे जो प्रोसेस है जिससे वो लैंड फॉर्म बनाया, उसको क्या किया, मैंने समझा, ड्राइव आउट किया, उसके ऊपर थीसिस लिखी, पता चले भाई उसका कोई इकोनॉमिक यूज ही नहीं है, क्या वो कोई काम की होगी? नहीं होगी. बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो कोई काम की नहीं होगी. तो अब यहाँ पे जो शब्द है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब यही है. एज पर चॉर्ले जो यहाँ पे ना दो कैटेगरी में इंसान को डिवाइड किया गया है. चॉर्ले के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में इंसान को डिवाइड किया गया है. एक तो बोला गया है मैन इज एन एजेंट ऑफ जियोमॉर्फिक चेंजेस. ठीक है, जो इंसान है, जो मैन है, वो क्या है? एजेंट है. ठीक है, और दूसरा ये क्या बोलते हैं, अब जो ये एजेंट है, जो इसने चेंजेस किए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है, किसके ऊपर? प्रोसेस के ऊपर. ठीक है, और ये प्रोसेस कौन से हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस है. ये एज पर चॉर्ले का कहना है. सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें नहीं घुसना है. हमें सिंपल से ये देखना है कि जो ये अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी है काम कहाँ कहाँ आती है. तो इसको क्या करते हैं हम, इस तरीके से एनसर्कुलेट करके पूरे को ले लेते हैं. तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ काम आती है. सबसे पहले एक मिनट रुक जाइए, ये आपके काम आएगी शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन. ठीक है, अर्बनाइजेशन और जो नॉर्मल जैसे हमारे गांव होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है बताइए. किस जगह को हम शहर बोलते हैं और किस जगह को हम विलेज कंसीडर करते हैं बताइए. जैसे हम सिटी बोलते हैं ना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ बोलते हैं. तो इसमें मुझे बताइए कि जो अर्बनाइजेशन है इसका मतलब क्या है. बिल्कुल सही जवाब दिया सर. अर्बनाइजेशन वो होता है जहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ में किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि रोड, रेल, और फिर इसके बाद यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और जैसे कि इसके अंदर और जैसे फैसिलिटीज़ होते हैं ना, जैसे जनरल हॉस्पिटल यानी कि सरकारी हॉस्पिटल हो गए यहाँ पे, फिर स्कूल हो गए, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी शहर के लिए यहाँ पे अवेलेबल हों. ठीक है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से एक और ब्रांच आ जाती है. ठीक है, वो अभी हमारा कोर्स ऑफ डिस्कशन नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए किसी भी शहर को बसाने के लिए. क्योंकि ये ऑलरेडी एक गलती की जा चुकी है किसके द्वारा, जिसने गुड़गांव का डिज़ाइन किया था. भाई साहब, जिसने गुड़गांव का डिज़ाइन किया उसके अंदर क्या नहीं डाले, नालियाँ बनाने भूल गए, वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं. मैं जब 2014 में गुड़गांव गया, पहली बार मैं देख कर हैरान हुआ. भाई 15 मिनट की बारिश हुई नहीं, गर्दन तक पानी भर गया जहाँ हमारा ऑफिस था. तो मैंने पूछा कि बारिश ज़्यादा तेज़ हुई थी, बोला नहीं ये तो डेली का काम है यहाँ पे. तो ऑफिस भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था, नीचे वाला फ्लोर बिल्कुल खाली, वहाँ पे कुछ नहीं था. ठीक है, सेकंड फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस था. तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, वहाँ पे दोबारा से पाइपलाइन बिछाई गई, सारी सड़कों को तोड़ा गया. तो इसलिए बोलते हैं भाई प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए. तो यहाँ पे अर्बनाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी अप्लाइड ज्योग्राफी है अर्बनाइजेशन में मदद करती है. अब यहाँ पे समझना जरूरी है कैसे मदद करती है. सबसे पहले हमारे को लोकेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करती है. सबसे पहले हमें लोकेशन आइडेंटिफाई करने में कि भाई ये हमें कहाँ बनानी है. हिली एरिया में अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, फ्लैट लैंड पे कर रहे हैं, कोस्टल रीजन के पास कर रहे हैं, या फिर डेजर्टिक लोकेशन है, कहाँ कर रहे हैं. ठीक है, पहला पॉइंट. अब जो हमने लोकेशन डिसाइड की है, डिफाइन की है, वहाँ पे किस तरीके के फिनोमिना काम करते हैं. मान लीजिए हमने कोई पूछताछ नहीं की और 60 मंजिला क्या कर दी, इमारत खड़ी कर दी, पता चले वहाँ पे तो कास्ट टोपोग्राफी है,
ठीक है, यानी कि नीचे के पूरा लाइमस्टोन बहा के ले जाता है पानी। हमने पढ़ा नहीं, यूज़ किया नहीं, तो क्या होगा, सारी जो यहाँ पे जिंदगियाँ हैं खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी अर्बनाइजेशन को डेवलप करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी का आप क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। इसके बाद आता है PWD, एक मिनट रुकिए, इसके बाद आता है PWD। अगर आप एक चीज़ गौर करें ना, जो हाउसिंग ग्रुप होता है, क्या नाम बताऊँ मैं, एक पोस्ट होती है जिसमें सिर्फ जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है ग्रेजुएशन में, वही पर्सन वहाँ पे क्या हो सकता है, एलोकेट हो सकता है। ठीक है, प्लानिंग ऑफिसर बोला जाता है इसको। इसका मेन काम ये होता है कि अगर ये सड़क जा रही है, कहाँ पे इसे कट को बंद करना है, कहाँ पे कट को खोलना है। ठीक है, ये काम होता है प्लानिंग ऑफिसर का। अब ये जो प्लानिंग ऑफिसर है कैसे आइडेंटिफाई करता है कि भाई कहाँ पे कट ओपन करना है, कहाँ पे कट ओपन नहीं करना। ठीक है, मान लीजिए कहीं से नदी आ रही है, अगर मान के चलो कि नदी के अंदर जाके कट ओपन कर दिया, पॉसिबल थोड़ी ना। ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम एग्जांपल दे दिया, फिर भी समझाने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद हमें ये समझ में आता है किसी भी एरिया की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझने में भी मदद मिलती है जियोमॉर्फोलॉजी को समझ के। पता कैसे, अगर कहीं पे माउंटेनियस एरिया है, बताइए वहाँ पे आपको लोग हैं मेहनती मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, पिछली बार भी मैंने जब लेक्चर दिए तब भी मैंने यही एग्जांपल दिया था। अरे भाई 50-50 किलो के 4 कार्टून पीछे लगा रखे। कार्टून मतलब वो टॉम एंड जेरी वाला नहीं, जो एक बक्से होते हैं ना, किसके, लोहे के नहीं, क्या बोलते हैं उसको, गत्ते वाले, यहाँ पे पीठ पे और सिर से ऐसे बांध रखे हैं। और भाई साहब ऐसे बड़े मज़े में ऊपर की तरफ ऐसे है। जब हम वैष्णो माता घूमने गए थे तब की मैं बात बता रहा हूँ, हमसे नीचे उतरने में दिक्कत हो रही थी और वो भाई साहब बड़े मज़े से चलता हुआ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैंने उससे पूछा खाली है क्या, बोला भाई साहब भरे हैंगे सारे। ठीक है, हालांकि मैंने पूछा नहीं था लेकिन मैं समझ गया था, क्योंकि जब मेरा हाथ लगा था ना डब्बे को, मैं समझ गया था खाली नहीं है, भरे हैंगे। वैसे भी खाली कोई इतनी ऊपर तक लेके क्यों जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या बात की, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी जज करने की कोशिश की है, कहाँ की, हिली एरिया की। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्सेज है बहुत ही स्कैर्स होते हैं, और जो व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जो पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, वो क्या होती है, खुद से क्या होती है, बिल्कुल ऑनेस्ट होती है, क्योंकि उसको पता है अगर वो खुद से ऑनेस्ट नहीं है ना तो अगला कदम खाई में होगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसी प्लेन एरिया की, जहाँ पे क्या है, पैदावार बहुत बढ़िया होती है प्लेन एरिया की। ठीक है, यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ के लोग आलसी मिलेंगे। अरे ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कि लोग आलसी मिलेंगे। ठीक है, एलन सैपल का ये जो स्टेटमेंट्स है उनका कहना है कि जहाँ पे पैदावार अच्छी होती है, ठीक है, जहाँ पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, लोग आलसी होते हैं। जो काम आज करना है ना 2 साल बाद जाके करेंगे। ठीक है, और जो हिली एरिया के जहाँ पे टफ कंडीशंस होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो भी टफ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे को जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब हम क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इन्फ्रेंस मिलता है कि वहाँ पे कंडीशन कैसी है। फिर इसके बाद हमें क्या मिलता है, एक थीमेटिक डायग्राम, मतलब जिसको थीमेटिक डायग्राम बोल लीजिए या मैप बोल लीजिए। थीमेटिक मैपिंग करने में भी हमें मदद मिलती है। अब ये थीमेटिक मैपिंग क्या होती है, मान लीजिए आपके पास खूब सारा बैंक बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं भाई, नौकरी पे जाना है वगैरह वगैरह, खूब पैसा है आपके पास। अब आपका दिल करता है कि चलो यार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के आए 3-4 बार, चलो ये तो बच्चा भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। जिम कॉर्बेट में घूम के आते हैं, टाइगर के साथ हाय हेलो करके आते हैं। ठीक है, बहुत ज़िंदगी जी ली है। तो अब ये क्या बता रहा है, जिम कॉर्बेट तक आप पहुँचेंगे कैसे। ठीक है, वो प्रॉपर जो बोलते हैं ना पाथवे क्या होगा, थीमेटिक डायग्राम मदद करता है। और जिम कॉर्बेट में कहाँ पे टाइगर है, सच में जाके हाय हेलो करने मत लग जाना। ठीक है, एक बार की बात है, एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, मेरे नोन ही था वो ट्रेनिंग सेशन, मैं नहीं गया था उसमें, किस्मत अच्छी थी मेरी। और भाई वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आए थे ना, उन भाई साहबों को बोला था भाई इस एरिया को क्रॉस करके घूमने मत चले जाना। नहीं सुने बेचारे, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, पीछे से टाइगर आया उड़ा के ले गए दोनों को। ठीक है, ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं भाई। अच्छा, डोमिनोज
क्या एक इंसिडेंट है, बंदा डिलीवरी करने जा रहा, उसके बगल में पता कौन चल रहा, टाइगर चल रहा। वो अपनी बाइक चला रहा है, टाइगर ऐसे, मतलब वो बाइक चल रही है, टाइगर उसको देखते हुए ऐसे चल रहा है। किस्मत अच्छी थी, टाइगर का पेट भरा हुआ था। वो आया स्टोर में, 3 घंटे तक कुछ नहीं बोला, वो ऐसे कांपता रहा बेचारा डर के मारे। ठीक है, उसके बाद वो ज़िंदगी में दोबारा दिखा नहीं वहाँ पे। ठीक है, ये 2017 के आसपास की बातें हैं। ठीक है, ये इंटरनल बातें इंटरनल लोगों को ही पता होती हैं, इनडायरेक्टली आप समझ गए। ठीक है, इसकी तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना अपने को। अच्छा, ये मैंने फिर क्या चलाया था ये? अच्छा, डेजर्टिक वाला है क्या? अप्लाइड वाला लगाया नहीं है, चलो उस अप्लाइड की रिक्वायरमेंट में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थीमेटिक डायग्राम से देखे कितनी सारी चीज़ें क्या की है, कनेक्ट करके देख पाए। और बताइए, आप बताइए, अब इतनी आपने चीज़ों को गहराई से देखी है, समझी है, पढ़ी, अब आप बताइए कि और क्या इसका फ़ायदा हो सकता है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का। बिल्कुल सही जवाब कि भाई कहाँ पे आपको इंडस्ट्री लगानी है, कहाँ पे लोहा ज़्यादा मिलता है, कहाँ कोयला ज़्यादा मिलता है, ये किससे पता चलता है? जियोमॉर्फोलॉजी से। और एक और बात बताऊँ मैं, जो हमने अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी करी है ना, एज पर यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से करी है हमने। इसके अंदर अभी तक बोलते ना कि जो खुल्लर की जो दी हुई जियोमॉर्फोलॉजी है उसके हिसाब से तो इतनी डिटेल में हम गए भी नहीं हैं, ज़रूरी भी नहीं है भाई। हमारे सिलेबस के हिसाब से ही हम चीज़ें कर रहे हैं। हमारा देखिए मेन टारगेट क्या है, इतना पढ़ें कि हमारा मैक्सिमम रिजल्ट आए। प्रेटो प्रिंसिपल पता है ना, 20-80। अरे भाई 20% सिलेबस कर लो, 80% मार्क्स आ जाते हैं। पहले 80% को पक्का करो, ये नहीं कि बाकी के जो 20% है उसको 80% मेहनत लगाओ, नहीं, इतना नहीं करना होता। ठीक है, तो ये है हमारा अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, जो हमारे को मदद करता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, अब आपका जो मेन काम है ना, किताब से है। अब आप क्या करेंगे, पेज नंबर क्या नाम है इसका, 554 यानी 554 पेज नंबर खोल लीजिए, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें देखिए मीनिंग एंड कंसेप्ट दे रखा है आपको। ठीक है, चाहे तो कर लीजिए। उसके बाद ये पहला पैराग्राफ आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। ठीक है, सीधा सेकंड पैराग्राफ है, उस पर आइए। हाँ, उसी पेज नंबर पे जिस सेकंड पैरा यहाँ से स्टार्ट होता है ना, अकॉर्डिंग टू DKC जोन, ये पूरा पैरा पढ़ लीजिए। ये आपको प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद अगला जो पैरा है, इनफैक्ट जियोमॉर्फोलॉजिस्ट टेंड टू कंसीडर ऑल जियोमॉर्फिक रिसर्च टू विद अप्लाइड, ये पूरा पैरा छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। इसके नीचे वाला है H10 1993, ये वाला पूरा पैराग्राफ इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कहाँ तक आपको पढ़ना है ये भी मैं टिक करवा देता हूँ। पॉइंट 1 टोपोग्राफी एंड थीमेटिक मैपिंग ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि जितना भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना, ये इसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेकंड सर्वेज में, ठीक है। थर्ड आपका ये रूरल डेवलपमेंट में। फिर फोर्थ है आपका अर्बनाइजेशन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। फिफ्थ है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। ठीक है, ये पाँचों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा जो जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये बोला था कि जो चॉर्ले है उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। ठीक है, देख लीजिए, मैन एज ए जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने दूसरा जो पॉइंट था वो बताया था, जियोमॉर्फोलॉजी इज़ एन एड टू प्रोसेस एंड एवोल्यूशन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग। ठीक है, पढ़ लीजिए ये पूरा। इसके बाद ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिए हैं छोड़ दीजिए, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 छोड़ दीजिए। पॉइंट 2 के बाद यहाँ पे देखिए सेवरल ब्रांचेस, पेज नंबर 555 के ऊपर आइए। उसमें पहला रो बता दिया कहाँ तक करना है, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट करने हैं। फिर उसके बाद चॉर्ले के बाद पॉइंट 1 2 ये है जियोमॉर्फिक एजेंट। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ये कर लिया हमने यहाँ तक। इसके बाद 1 2 लिखे में पॉइंट छोड़ दीजिए उनको। जहाँ पे आपका पॉइंट 2 का पैराग्राफ ख़त्म होता है ना, रोड नेटवर्क, मॉर्फो एग्रीकल्चर और लैंड यूज़ प्लानिंग, यहाँ तक नहीं करना है। इसके बाद का देखिए, सेवरल ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड, जैसे आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है समझ लीजिए, एनवायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है देख लीजिए, एग्ज़ाम में नहीं आता। ठीक है, और फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है देख लीजिएगा।
इसके बाद आती है आपकी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी इन इंडिया 29.2, ठीक है 29.2। इसके अंदर आपका काजरी वाला पॉइंट है, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको पढ़ लीजिएगा। और ये आपको जो सेकंड पैरा है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जियोमॉर्फोलॉजी एंड द सेटलमेंट एंड जियोमॉर्फिक कंट्रोल ऑन रूरल सेटलमेंट इज द सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी एंड सच स्टडीज आर इनिशिएटेड बाय RL सिंह। ये नाम जरूर मेंशन करना है, RL सिंह, ठीक है। कहाँ तक और आपको लेके चलना। अच्छा अभी तक मैंने पढ़ा क्या है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे जो सेटलमेंट बनती है क्यों बनती है, उसके प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है, इसकी प्रॉपर डेप्थ में स्टडी करने वाले कौन है, RL सिंह हैं, ठीक है। और वाराणसी ड्यूरिंग 1960 whenever relationship between the landform rural settlement and examined later on the impact of geomorphic influence on the rural examined by, आप ये यहाँ तक करेंगे एग्जामिड तक, जो ये लेटर ऑन इम्पैक्ट लिखा है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा कट कर दीजिए। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ है इन्फ्लुएंस से लेकर के पूरा पैराग्राफ नीचे तक आता है ना, सविंदर सिंह एंड SS ओझा 1996, ये पूरा पैरा कट कर दीजिए, नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये पढ़ लीजिएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेनाइटिक वेदर एंड इट्स डिफरेंशिएट इन द डैम फाउंडेशन, ये एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद का जो अगला है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पेज नंबर 557, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वाला जो पूरा पैराग्राफ है छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना उसको, ठीक है। लास्ट का जो पैरा है, दस it is an evident that the main area where geomorphologic knowledge and the technique have been applied by Indian geomorphologists include rural settlement, ये एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, एज ए कंक्लूजन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 29.3, ये जो जियोमॉर्फोलॉजी रीजनल प्लानिंग में कैसे मदद करता है, ये आप इसका पहला पैरा पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए आप जो ये टेनेसी वैली अथॉरिटी है 1933 का, वो कर लीजिएगा। फिर इसके ही कंपैरिजन में दामोदर वैली आती है, वो कर लीजिएगा। ये वाला जो एग्जांपल है ना, आपका इकोनॉमिक्स के अंदर भी लिया जाता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो पॉइंट है, नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी मत लिखिएगा, आप सीधा ये लिख लीजिएगा कि जो TVA है, यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी है, या फिर हाँ 1993 में किस तरीके से इसने पूरी एक सोसाइटी को डेवलप किया एक्यूमुलेटिव तरीके से, और यही इम्प्लीमेंट हुआ था दामोदर वैली, इसको रेप्लिकेट किया गया था इंडिया में, और ये गुजरात में है और वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था ये, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा, इंसाइट मिलेगी आपको बहुत सारी चीज़ों की। 29.4 इसके अंदर आते हैं आपके जियोमॉर्फोलॉजी एंड हैजार्ड मैनेजमेंट। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी और हैजार्ड मैनेजमेंट क्या बोलती है, हमें यह पता है कि कहीं पे अगर हार्ड रॉक है और कहीं पे सॉफ्ट रॉक है, तो इसमें से कौन सी जल्दी इरोड होगी ये हमें पता है। कहीं पे अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ठीक है, अगर वहाँ पे सॉफ्ट रॉक है तो वहाँ पे भाई क्या बोलते हैं, रिहायशी इलाके नहीं बनाए जाते। हम ये आइडेंटिफाई करने में सक्षम होते हैं कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है और कौन सा नो गो जोन है, ठीक है। ये हमें मदद करता है जो भी हजार्डिक कंडीशन उनसे बचने के लिए। उसके बाद अगर फ्लड जैसी कंडीशन आ जाती हैं तो कौन सी एरिया की तरफ मूव करना चाहिए, ये हमें समझ में आता है। सुनामी कहाँ पे आ सकती है, ठीक है, पर्टिकुलर हम नहीं बता सकते यहाँ पे आएगी, लेकिन जब अर्थक्वेक आते हैं तो उसकी क्या किया हमने, और थोड़ी सी गहरी क्या की है, स्टडी की है, बहुत सी चीज़ें हमें समझने को मिली हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जो हजार्ड से निपटने के लिए हमारे को सुविधा प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर देखिए एनवायरमेंटल हैजार्ड क्या होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, पहला पैराग्राफ है, ठीक है, डिजास्टर को बताता है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल हैजार्ड है, इसको डिफाइन किया जाता है, जैसे कि आपके फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनिक, भगवान की दया से हमारे यहाँ पे कोई भी वॉल्केनो नहीं है, वो बात अलग है। अगर कोई 200-300 साल बाद यहाँ पे कोई एक ज्वालामुखी फट जाए और कह ले अरे भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट था, आपने कभी मेरी अटेंडेंस लगाई नहीं। उसके बाद आता है 29.5, इसके अंदर है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। जो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बोली थी आपकी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, एग्जैक्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगे अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिखी है। देखिए अर्बन जियोमॉर्फोलॉजी मतलब होती क्या है, जैसे आपका मुंबई वाला रीजन है, मुंबई वाले रीजन में क्या है, पूरा माउंटेनियस रीजन है, जैसे वेस्टर्न घाट आ गया, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ क्या हुई है, अर्बनाइजेशन हुई है। और दिल्ली कैसी है, दिल्ली भाई एकदम वास्ट प्लेन है उसके पास, तो सर्कुलर टाइप ऑफ हुआ है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरीके की लैंड अवेलेबल है डिसाइड करती है कि आप किस तरीके की क्या बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे।
जब हम यहाँ पे मॉडल्स इन थ्योरी करेंगे ना, बाजार कैंटीन मॉडल, उसके अंदर आपको मैं और अच्छे से समझा दूंगा कि ये किस किस तरीके से जो यहाँ पे अलग अलग सोसाइटी बनती है कैसे डेवलप की जाती है। ठीक है, 29.5 हो गया। इसके बाद आता है 560 के ऊपर, पेज नंबर 560 पे जियोमॉर्फोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसमें ज़्यादा आपको डूब के नहीं पढ़ना है कि जियोमॉर्फोलॉजी और इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। पहली रीडिंग जरूरी है ताकि आपको एक बेयर मिनिमम आइडिया आए कि चीज़ें एक दूसरे से किस तरीके से कोरिलेट होते हैं। लेकिन हाँ, ये मत करना कि यार इसको थोड़ा सा और गहराई में पढ़ता हूँ, नहीं, इतना मत करना। जितना बता रहा हूँ कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ना क्या पढ़ना है ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा, कहाँ पे कौन सी रोड बनती है। ठीक है, कहीं पे एक ढलान क्यों दी जाती है किसी सड़क में, और जब कोई जैसे हाईवे होता है या फिर एक्सप्रेस वे होता है, वहाँ पे जब मोड़ आती है तो उसमें एकदम झुकी हुई सड़क क्यों होती है। ठीक है, माइट भी इसके अंदर नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। नहीं दिया तो जो मैं साइंस एंड टेक का कवर करूँगा, अगर उसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक आता है जो डिफाइन कर देगा या उससे रिलेटेड टॉपिक होगा, मैं तब बता दूंगा आपको। उसके बाद आता है डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि जब पानी को आप रोकते हो ना, पानी क्या करता है, कंसिस्टेंट अपना वजन लगाता है एक दीवार के ऊपर। वो दीवार है आपने जो डैम बनाया है। ठीक है, और पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो डैम टूट जाते हैं। अब जो डैम ये टूटे हैं तो क्या होगा, अरे भाई टनों पानी पीछे है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एकदम से जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, भाई साहब सामने जो आता है ना उड़ा के ले जाता है पानी, सच में उड़ा के लेके जाता है। चाइना का 1893 या 96 एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है मेरे को, वहाँ पे उस वक्त एक जो बांध है ना वो टूटा था। 3 गांव विद इन आधे घंटे के अंदर सारे भाग के ले गए। बेचारे लोग वहाँ पे सोए हुए थे, उनको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है वहाँ पे हुआ है, और भी जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर एक रिसेंट में वीडियो देख रहा था, उसमें भी पूरा का पूरा डैम बह के चला गया था। हुआ क्या था, बारिश ज़्यादा हुई, पानी नीचे एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, पानी नीचे एब्जॉर्ब हो गया तो डैम की जो दीवार थी उसके नीचे से पानी निकलने लग गया। ठीक है, तब होगा क्या भाई, नीचे लिक्विफिकेशन हो गया, पानी के साथ बह के चला गई वो दीवार। अच्छा, कहाँ तक आ गए थे हम, ये कर लिया ना, रोड कंस्ट्रक्शन, फिर डैम कंस्ट्रक्शन, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर स्ट्रिप। ठीक है, हवाई पट्टी जहाँ बनाई जाती है, क्या क्या मद्देनज़र रख के हवाई पट्टी बनाई जाती है, कितनी उसकी थिकनेस होती है, कितना वजन पड़ने वाला है। ठीक है, जो नॉर्मल सड़क होती है और जो हवाई पट्टी होती है ना बहुत अलग होती है, क्योंकि नॉर्मल सड़क के ऊपर आपके ट्रक चल रहे होते हैं और वहाँ पे हवाई जहाज चल रही होती है, जो एक बार जब टच करती है ना, तकरीबन 100-150 की स्पीड से वो टच जब करती है, एक आवाज़ आती है ना, चूं की जो आवाज़ आती है, उसमें वो टायर पूरा घसता है। ठीक है, और जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आता है ना जब सड़क के, अगर वो प्रॉपर मटेरियल से नहीं बनी होगी ना, उसके टायर में आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और दूसरा जैसे ही वो टच करता है ना, वहाँ पे गड्ढा पड़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए बहुत ही बारीकी से वहाँ पे जो हवाई पट्टी बनाई जाती है ना, बहुत सोच समझ के बनाई जाती है। उसके बाद आपका आता है 29.7 पे जियोमॉर्फोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है जियोमॉर्फोलॉजी और जो पानी ऊपर जाता है नीचे आता है उसको किस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है उसके बारे में है। ठीक है, ग्राउंड वाटर किस तरीके से अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटेमिनेट होता जा रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फर्टिलाइज़र डालते हैं वो सीप होके नीचे हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो रहा है। हम भले ही ऑर्गेनिक अभी खाना स्टार्ट कर दें, लेकिन कम से कम 20 साल लग जाएंगे हमारे शरीर के अंदर जो अभी एक्यूमुलेट हो रखा है उसको बाहर निकलने में। तो अब इससे बचने के लिए पंजाब के अंदर मैं कभी केस स्टडी बना रहा था आपके लिए कि एक किसान है, उन्होंने ये जब पाया ना कि भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा यूरियाफिकेशन हो चुका है कि पानी के अंदर ही कैंसर हो रहा है, मतलब उस पानी को पियो कैंसर फ्री में पाओ। माना कि ये थोड़ी सी हार्ड लाइन है वहाँ के लिए, रियलिटी यही है। पंजाब के अंदर 1960 से ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर के अब तक यानी 50 साल तक इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना उसके अंदर फर्टिलाइज़र, इतने पेस्टिसाइड, इतने वीडिसाइड डाले गए, वहाँ की ज़मीन इतनी ज़्यादा अनफर्टाइल हो रही है और पानी बहुत ही कंटामिनेट हो चुका है। सोल्यूशन क्या निकाला वहाँ के लोगों ने, बारिश आने वाले पानी को अपने टैंकर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। तकरीबन उन्होंने बताया था कि 2.5 लाख लीटर के आसपास की कैपेसिटी का उनके पास वो टैंकर है, तो उसमें से वो सिर्फ 36,000 लीटर पानी ही पीने के लिए यूज़ करते हैं पूरे साल के लिए। बाकी जो वो पानी होता है ना
उसको अलग अलग लेवल में उसको फिल्टर करके दोबारा से पानी में छोड़ देते हैं। तो इससे होता है क्या है, जो नीचे ग्राउंड वाटर है ना वो दोबारा साफ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने कोई पिक्चर क्यों नहीं दिखाई। बेटा इसके अंदर पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, इंसेलबर्ग मैंने बोला, इंसेलबर्ग कैसा होता है, कैसा होता है, आंख बंद करके नहीं समझ में आया, उसकी मैंने पिक्चर आपको शो की है। अरे भाई ग्राउंड वाटर कैसा होता है, नीचे जाता है, बोरवेल होती है, देखा होगा, नहीं देखा तो आपको दिखा देंगे। ठीक है, बताना जरूर कि बोरवेल देखा है कि नहीं देखा है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब ये होता है कि कहाँ पे कौन से मिनरल डिपॉजिटेड हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है, मतलब कैसे बाहर निकालना है, वो क्या कहलाता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो कहाँ तक हमने कर लिया है, मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है एक बार मैं समझा देता हूँ। वैसे हमने जब वैगनर वाला कंसेप्ट किया था तब भी प्लेसर डिपॉजिट बताया था। प्लेसर डिपॉजिट ये होता है जब नदी आती है ना वो अपने साथ सेडिमेंट को लेके आती है, लेकिन जितने छोटे सेडिमेंट वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं, जितने बड़े सेडिमेंट वो बीच रास्ते में रुक जाते हैं। तो होता क्या है, ऐसे धीरे 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 जो छोटे पार्टिकल होते हैं एक जगह जमने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो आपके मिनरल्स होते हैं ना वो बहुत ही बारीक होते हैं। वो जहाँ पे सबसे आखिरी जो पार्ट होता है ना, जहाँ पे नदी ख़त्म होती है, वहीं पे आपको मैक्सिमम डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखेंगे ना, छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ पे 3 बार एविडेंस मिलता है कि जो समुंदर है पीछे गया है, क्योंकि रिवर रिजुविनेशन का जो वहाँ पे एविडेंस है ना 3 बार मिलते हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। कहाँ गया भाई, हाँ तीसरा। तो अब इससे पता है क्या अंदाज़ा लगता है कि कभी यहाँ पे ना रिवर यहाँ पे अपने बोलते ना आखिरी वो पड़ाव होता था और यहाँ पे डिपॉजिट करती थी, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का पानी पीछे गया तो नदी थोड़ा और आगे जाती गई, तो अब यहाँ पे क्या मिलते हैं, डिपॉजिट्स मिलते हैं मिनरल के छोटे नागपुर प्लेटू में। ठीक है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो आयरन हो, जैसे भिलाई पावर प्लांट वहाँ पे है, कौन से पावर प्लांट वहाँ पे क्यों मिलते हैं ये हम आगे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे जब उनकी डिज़ायर्ड टाइमिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट होता है। देखिए इसके अंदर आपका चैनल मॉर्फोलॉजी है वो नहीं हुआ है। ठीक है, वो इसलिए देखिए चैनल मॉर्फोलॉजी में ज़्यादा इतना अलग से है नहीं, क्योंकि मैंने आपको रिवर रिजुविनेशन 2 बार इसलिए करवाया था ताकि चैनल जियोमॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ जाए। उसकी मार्किंग करवा दूँ मैं आपको, 1 मिनट में देख लेता हूँ चैनल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मैं साथ के साथ अभी आपको पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, चैनल मॉर्फोलॉजी है, मेरे को एक ध्यान आ ही गया है तो मैं छोड़ूँ क्यों भाई इस टॉपिक को। पेज नंबर है 396, चैनल मॉर्फोलॉजी। पता होता क्या है, जब ये ऐसी भारी भरकम किताबें हमारे सामने आती हैं हमारे को डराना स्टार्ट कर देती हैं, अरे ये भी नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, कई बार मैं ओवर एक्टिंग कर देता हूँ। जो चैप्टर नंबर यहाँ पे 21 है वो आपके चैनल मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करता है। देखिए चैनल मॉर्फोलॉजी में बेसिकली क्या है, चैनल मतलब जिसमें से नदी आपकी बहती है, मॉर्फोलॉजी मतलब जो उसका अपीयरेंस है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये पहला पोर्शन आता है ना, चैनल मॉर्फोलॉजी और रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी इंक्लूड, सबसे पहला आता है चैनल जियोमेट्री। ठीक है, ये मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना आपको। इसके अंदर जब आप चैनल ज्योमेट्री की देखेंगे ना, इसके अंदर फिर आपके कॉस थीटा टेन थीटा उसके बहुत ज़्यादा फार्मूले लगते हैं। ठीक है, वो हमें नहीं करना है। मेन जो वर्ड है ना मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो यहाँ पे चैनल ज्योमेट्री है इसके अंदर क्या क्या आएगा, चैनल के विड्थ, डेप्थ और इसका जो पैरीमीटर कितना है, फिर चैनल का स्लोप कितना है और बेड कितना है। सबसे पहले देखिए, जब नदी आप देखते हो क्या बोलते हो, नदी छोटी है बड़ी है, किस बिहाफ पे, बिल्कुल एकदम लेमन लैंग्वेज में। मान लीजिए आप नदी को क्रॉस कर रहे हो, आपकी जो ट्रेन है नदी से ऊपर से होके जा रही है, आप नदी को देख के बोलते हो हो दिख तो पानी है नदी में, तो हम क्या देखते हैं कि भाई नदी की चौड़ाई कितनी है, उसमें से पानी कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर गहराई कितनी है, हालांकि हमें ऊपर से पता नहीं चलता, लेकिन एक अंदाज़ा हम जरूर लगा लेते हैं कि भाई पानी बहुत गहरा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका चैनल फ्लूइड डायनामिक। इसके अंदर हम वही स्पीड कितनी है, सबसे पहला चैनल जियोमेट्री, इसके अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं आपकी, उसके विड्थ, ठीक है, उसके और उस डेप्थ कितनी है और उसका स्लोप कितना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चैनल फ्लूइड, इसके अंदर हम यही देखते हैं स्पीड कितनी है। फिर हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, ठीक है,
हाइड्रोलिक ज्योमेट्री बहुत टिपिकल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको रोकते हैं। चैनल पैटर्न ये इस तरीके से जा रही है, डेंड्राइटिक है, पैरेलल है, रेडियल है, ठीक है, किस तरीके का पैटर्न बना रही है। फिर उसके बाद आता है साइनिसिटी इंडेक्स। साइनिसिटी इंडेक्स मतलब वो कितना घूम के जा रही है, यानी कि ये है साइनिसिटी, मतलब कि अगर एक से कम है ज़्यादा है वो आप अपनी इस किताब के अंदर देखेंगे। ये हो गया, ये पूरा पढ़ना है भाई आपको, ये जो मैंने बताया है ना आपको, पेज नंबर कौन सा है 396 कंप्लीट करना है। 397 का मैं बताया तो कहाँ तक करना है, ये पहला पैराग्राफ पूरा करना है। इसके बाद आता है रिवर इन ह्यूमिड रीजन कॉल्ड एफ्लुएंट, ठीक है, और इसमें कुछ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक बार देख लीजिएगा। जो रेगिस्तानी एरिया होता है उसके अंदर क्या होती है, नदी कभी भी समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, पानी की भाई पहले ही बहुत शॉर्टेज होती है। इसी से एक और एग्जांपल याद आया, 2016 में ना पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी क्या करी, अरे दिल्ली में बाढ़ आएगी, दिल्ली में बाढ़ आएगी। किस वजह से, यमुना अपने उफान के ऊपर है। ऊपर से जब यमुना स्टार्ट हो रही थी उसमें जितना पानी होना चाहिए था ना उससे 10 गुना पानी था यमुना के अंदर, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि भाई जब तक ये नीचे आएगी ना उसकी ट्रिब्यूटरी और पानी इसके अंदर डाल देंगे, 20 गुना पानी हो जाएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने खूब तैयारियां की, खूब तैयारियां करी, बाढ़ आई नहीं। सवाल ये आता है पानी गया कहाँ, अरे दिल्ली वासियों ने और हम हरियाणा मतलब कि जो नॉर्थ रीजन के जो वासी हैं इन्होंने इतना ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया, इतना एक्सट्रैक्ट किया, सारा यमुना का पानी उसी में जाके स्टोर हो गया। सारा यमुना का जो पानी जो बाढ़ के तौर पे आने वाला था उसमें जाके स्टोर हो गया। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी कह रही क्या बात है। कभी कभी अनजाने में की हुई चीज़ें भी फ़ायदा दे जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो हाइड्रोलिक ज्योमेट्री है, समझ में आए तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलिक ज्योमेट्री बेसिकली ये बोलती है कि डिस्चार्ज कितना है, ठीक है। डिस्चार्ज कैसे देखेंगे भाई, जो नदी है उसकी चौड़ाई कितनी है, गहरी कितनी है, स्पीड कितनी है, ये आपका सिंपल से क्या होता है, हाइड्रोलिक ज्योमेट्री को बताता है। नीचे का ये जो लिखा हुआ है ना W = QA/QB, क्या बस छोड़ दीजिए, मत कीजिए उसको, सिंपल। अभी आपको पता है क्या लेके चलना है, जहाँ जहाँ जो बोल्ड लेटर लिखे हैं ना, जैसे कि फ्लूइड डायनामिक क्या होता है, पढ़िए, एक एक शब्द लिखा है उसके सामने अंडरस्टूड है। जैसे फ्लूइड डायनामिक लिखा हुआ है, विच इंक्लूड वेलोसिटी, डिस्चार्ज, रफनेस एंड शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ मतलब अगर वो कंसिस्टेंट किसी रॉक से टकरा रही है, क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है उसको तोड़ सकती है, ठीक है। या फिर उसके ऊपर पानी वाली बोट है, वो कितनी स्पीड से उसको अपने साथ भाग के लेके जा रही है। फिर उसके बाद आता है चैनल कैरेक्टर, फिर उसके बाद आता है सेडिमेंट लोड, फिर उसके बाद बेड एंड बैंक मटेरियल, ठीक है। ये एक एक बार ना आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे भी ये आता है ना जैसे कि 399 में देखेंगे, जो दूसरा पैरा ऊपर से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, BFM एक्सपोनेंट, फिर 1.1, फिर B+FM, छोड़ दीजिए। जहाँ आपको लगे ना थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है पहले रीडिंग में छोड़ दीजिए उसको, वैसे सेकेंड रीडिंग में भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर एवरेज एक्सपोनेंट BFM छोड़ दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है। आपको मेन कहाँ से करना है, चाहे तो आप ये कर सकते हैं डाउनस्ट्रीम वेरिएशन, लेकिन आपको जो मेन करना है लियोपार्ड एंड मैडॉक, पेज नंबर 401, पेज नंबर 401, 4th पॉइंट, सेडिमेंट लोड एंड हाइड्रोलिक ज्योमेट्री, ठीक है। एक बार इसको पढ़िएगा, सस्पेंडेड लोड, फिर उसके बाद बेड मटेरियल। इसके बाद का जो पैराग्राफ है ना, अकॉर्डिंग टू लियोपार्ड एंड मैडॉक, 1953, इसको एक बार समझिएगा, ठीक है। यही जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो भी यही है, डाउनस्ट्रीम वेरिएशन इन चैनल मॉर्फोलॉजी। अब यहाँ से स्टार्ट होगा 21.3 चैनल बेड टोपोग्राफी, जहाँ पे पूल बनेगा, रिफिल बनेगा। पूल और रिफिल ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कई बार क्या होता है, पत्थरों का एक झुंड आ जाता है, ठीक है, पत्थरों का झुंड आ जाता है, तो उस पत्थर के इमीडिएट पीछे क्या होता है, पानी खड़ा रहता है, लेकिन पानी का काम क्या है, बहते हुए चलना, ठीक है। तो इसी को ही रिवर और पूल बोला जाता है। अगर आप समझना चाह रहे हैं, पेज नंबर 402 पे आ जाइए आप, 403 पे देखिए, सबसे ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है वाटर सरफेस करके, ठीक है,
दिखाई दे रहा है ना आपको, पूल कहाँ बन रहा है, जहाँ पे गड्ढा टाइप में बन रहा है। रिफिल कहाँ बन रहा है, जहाँ पे वो ऊपर उभार सा दिख रहा है। ठीक है, सिंपल सा यही है। इसके बाद चैनल टाइप देख लीजिए, जैसे कि बेड चैनल, एलुवियल चैनल, ठीक है, और उसके बाद रॉक चैनल। ये बेसिकली बताना पता क्या चाहता है कि कई बार क्या होता है, जैसे कोसी है वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट ने बहुत बार क्या किया, एमओयू साइन किया है कि हम इस पर एक बांध बनाएंगे। जैसे ही एमओयू पे साइन, बांध बनना स्टार्ट, कंप्लीशन होते होते कोसी क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। ठीक है, तो उस जो फ्लाईओवर या ब्रिज जो भी बनता है उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं बचता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही ब्रह्मपुत्र एक दिन में भाई साहब 35 किलोमीटर डिफ्लेट हो जाती है, मतलब कि आज यहाँ पे है ना 35 किलोमीटर तक वो अपना कोर्स चेंज कर लेती है। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा सेडिमेंट होते हैं, और जैसे जैसे उसकी ओल्ड एज आती है ना, उसके पास इतनी जो इरोजनल कैपेसिटी है वो बचती ही नहीं है। इसलिए वो जहाँ जहाँ डिपॉजिट करती जाएगी वहाँ पर रिफिल बनता जाएगा। ठीक है, मूव करती जाएगी दूसरी डायरेक्शन में। पेज नंबर 406 के ऊपर आपको जो लियोपार्ड एंड वॉलमैन है, इनके द्वारा दिए गई एक स्टेटमेंट है, इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह वाले ये जो देख रहे हैं ना, ये वाले, ये जो सेकंड पैरा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लिखिए। यहाँ तक हो गया आपका? ठीक है, इसके बाद आप आइए पेज नंबर 409 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर आप, हाँ, ये जो डायग्राम है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलिए। जैसे कि स्ट्रेट, साइनस। साइनस का मतलब ये होता है घूम जाना। एक तो सीधी लाइन ऐसे जा रही है, जैसे ये पेपर है ये सीधा है, अब इसको मैंने पहली बार क्या किया, फोल्ड किया, जो इसमें पहला बेंड आया वही साइनस कहलाता है। ठीक है, मेंडरिंग होता है ऐसे गोल 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 घूम के जाना। ठीक है, ब्रेडेड चैनल का मतलब होता है जो इनके पास सेडिमेंट होता है वो डिपॉजिट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आ रहे, अलग अलग ब्रांचेस बनती जा रही है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी ना, जितनी उसके अंदर से ब्रांचेस टूट के निकली हैं वो फिर दोबारा ज्वाइन हो जाती हैं। तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि अलग नदियां जाके दो हिस्सों में बन गई हैं। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से एंटामोजनीज, ये भी देख लीजिएगा, मेंडरिंग चैनल, स्ट्रेट चैनल। ठीक है, पेज नंबर 409 के ऊपर इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ओके, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फिर ब्रेडेड चैनल के बारे में बता रखा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र 7 मिलियन, कितना, 7 मिलियन टन एवरी डे। ठीक है, वो भी तब जब वो पीक के ऊपर है। और पीक पे कब होती है, जब मॉनसून की क्या होती है, एकदम झड़ी लगती है मॉनसून की ना, तब वो पीक के ऊपर होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एना ब्रांचिंग चैनल पैटर्न। एना ब्रांचिंग और एंटामोजी चैनल क्या होता है, टूट के दोबारा खुद में ही मिल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कौन सा करवाया मैंने, चैप्टर नंबर 21 है ना इसके अंदर, हाँ, चैनल मॉर्फोलॉजी। चैनल मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होता है। और इसके अंदर क्या आपको मैंने फेलुवियल का करवा दिया, फेलुवियल जियोमॉर्फोलॉजी का, बेस लेवल ऑफ इरोजन, हाँ, ये नहीं करवाया ना मैंने आपको, इसको मैंने सिर्फ आपको करवाया बोर्ड के ऊपर ही है, शिफ्ट इसके ऊपर मार्किंग नहीं करवाई है। फेलुवियल कास्ट टोपोग्राफी, ये आप एक बार पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे पूरा, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं सारी चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 21 करवा दिया, 22 करवा दिया, 23 आपको मार्किंग दे दी है। और इसके अंदर जो एंथ्रोपोलॉजी वाला जो मैं चैप्टर बता देता हूँ कौन सा है, चैप्टर नंबर 30। जब ये सारा कर ले, मैं एक बार ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका मेजर फोकस होना चाहिए, मैं मार्क करवा देता हूँ। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पूरा इसको ध्यान से करना है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी। चैप्टर नंबर 3 आपका थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 5 है कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ इंटीरियर। ठीक है, ये क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारा क्लाइमेटोलॉजी अलग से एक है। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ध्यान से करना है ये पूरा।
ठीक है। इसी के अंदर आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आती है, वैगनर आता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आती है। चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। रॉक वाला छोड़ दीजिए, वैसे मैंने आपको करवाया था ये आपका जीएस के अंदर आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 अर्थ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप सीधा आएंगे वोल्केनोसिटी और ये प्लेट टेक्टोनिक और ये स्ट्रक्चरल। ये प्लेट टेक्टोनिक तो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। कौन से चैप्टर में आपने कर लिया, ये कहाँ गया भाई, चैप्टर नंबर 6 के अंदर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा समय मत लगाइएगा। कौन से चैप्टर पे ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा पहली बार में, 10, 11, 12, 13 ये 4 चैप्टर नहीं करने पहली बारी में। चैप्टर नंबर 14 वेदरिंग एंड मास मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिल स्लोप इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आपको डेविस बैंक और स्लोप रिप्लेसमेंट, पैरेलल रिट्रीट ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 16, छोड़ दीजिए इसको, हाँ छोड़ना नहीं है, साइकिल ऑफ इरोजन है। चैप्टर नंबर 16 है आपका साइकिल ऑफ इरोजन, रिजुविनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ। ये बेसिकली क्या है कि जो हमने कंसेप्ट पढ़े थे ना कि सिंप्लिसिटी इज कॉमन एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज, उल्टा बोल दिया, कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉमन सिंप्लिसिटी इज रेयर। तो यहाँ पे जो पॉलीसाइक्लिक रिलीफ फीचर है ना वो इसमें आपको पढ़ने में मिलेंगे। और चैप्टर नंबर 17 है आपका डेनुडेशन क्रोनोलॉजी, इरोजन सरफेस एंड पैनीप्लेन, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रक्चर है, कैसे टूटती है, उसके लास्ट सेगमेंट क्या आता है। चैप्टर नंबर 18, 19, 20 पहली बार रीडिंग में इनके ऊपर अपने बोलते हैं कि वक्त ज़्यादा मत लगाइएगा, मेन फोकस है जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ना उनको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद बताता हूँ, मैंने जब पहली बार पढ़ा ना मुझे लगा हाँ सब समझ में आ गया, मैं कहा चलो रिवीजन कर लेते। मैंने दूसरी बार पढ़ा, दिमाग एकदम खुल गया, अरे पहली बार पढ़ा था सामने तो था, पता ही नहीं चला भाई ये। फिर तीसरी बार पढ़ा, आपको जब पढ़ा रहा हूँ ना 10वीं बार पढ़ रहा हूँ मैं ये, अब भी पता चलता है अरे यार ये तो मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं। तो किताबें ऐसी होती है, जितनी बार पढ़ते हो ना, अच्छे लोग और अच्छी किताबें एक बार में समझ नहीं आती। बहुत बढ़िया किताब है ये, सविंदर सिंह जी के द्वारा लिखी हुई। चैप्टर नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, 22 इंपॉर्टेंट है, 23 इंपॉर्टेंट है, इनके तो मैंने भी मार्किंग करवाई दी आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, मैंने ये नहीं करवाई है, क्यों नहीं करवाई है, ये ओशनोग्राफी के अंदर आपका आता है, ठीक है। एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। चैप्टर नंबर 25 एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी, ये आपका जीएस के अंदर आता है, ठीक है, हाँ ये जीएस में आता है आपका। इसके बाद है ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, आज ही करवाया है, मतलब आपको तो ये मिला है परसों, यानी कि आपको ये मिला है 25 तारीख को मिला है, ये लेक्चर आप 26 तारीख को देख रहे हो, ठीक है। पैरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी ये मैंने करवा दिया है, जो मेजर पॉइंट थे समझा दिए हैं, ठीक है। 27 हो गया। 28 पहली रीडिंग में मत कीजिएगा, पहले जो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कमांड उन पे बनाइएगा। 29 अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए इसको। एंथ्रोपोलॉजी ये मैं बोलूँगा जब ये जितने इंपॉर्टेंट बताए हैं सारे कर ले हैं आपने 2 से 3 बार। अब आप सोच रहे हैं कि जो टिक नहीं करवाए उसमें उठाना है, उसमें सबसे पहले उठाइएगा आप ये एंथ्रोपोजेनिक जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है समाप्त, खत्म। तो जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, बच्चे कह रहे हैं सर सब कुछ समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया है। तो अब देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो अभी यहाँ पे ना आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपको बहुत मदद करेंगे। किस तरीके से, आप एक टॉपिक पढ़िए, कैसे मैं बताता हूँ, अभी आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 70 है, पेज नंबर 10 है, ठीक है, ये वाली मैं किताब रेफर कर रहा हूँ। डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हाउ आर सिस्मिक जोन डिस्क्राइब्ड। अब आपने ये किया सवाल उठाया, लिखिए इसके ऊपर, ठीक है। कैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एस वेव है, यानी कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, ये बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सरफेस वेव अलग से बताया था, कौन सी किस किस में से पास होती है, सॉलिड लिक्विड गैस में से प्राइमरी पास हो जाती है,
अर्थ के ऊपर सबसे पहले फील होने वाली प्राइमरी होती है, ठीक है, सरफेस वाली सबसे बाद में आती है, 8 मिनट के अराउंड उसके अंदर गैप होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर सोच के लिखिए। इंट्रोडक्शन आप कैसे इसके अंदर लिखेंगे, आप यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखें ना थोड़ा समझिए सवाल क्या है। डिस्कस द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, हाउ सिस्मिक जोन। तो यहाँ पे आप देखिए कि सिस्मिक जोन है उसके बारे में थोड़ा सा बताने के प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, रिवर्स टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ना सवाल का, हम उसमें सिस्मिक जोन है ना उसको थोड़ा सा डिफाइन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में, वहाँ पे हम अर्थक्वेक को जोड़ देंगे। सिस्मिक जोन होते क्या हैं, सिस्मिक जोन आर दोज, ऐसे ऐसे डिवाइड हो रखे हैं। क्यों डिवाइड हो रखे हैं, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी की वजह से। अब ये अर्थक्वेक क्या होते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको एक कनेक्टिंग लाइन लिखनी है। अर्थक्वेक क्या होता है, कनेक्टिंग लाइन में क्या लिखेंगे, अर्थक्वेक आर जनरली हैपन ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। मैंने जर्नली वर्ड क्यों डाला, क्योंकि भाई वॉल्केनिक की वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आप नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जाइए किस तरीके से पी वेव, एस वेव, ये अलग अलग क्या क्या इनके फिनोमेना है। डायग्राम बनाइए, शैडो जोन किसकी कितनी ज़्यादा होगी, उन शैडो जोन्स को कैलकुलेट करने से कहाँ वो कितनी बेंडिंग ले रही है पता चलता है, अर्थ के अंदर के इंटीरियर कैसी है। समझ में आ गया, कुछ इस तरीके से आपको बना के चलना है, ठीक है। काम थोड़ा सा मेरे पास ज़्यादा हो गया है अभी, तो मैंने डिसाइड किया था कि ब्लॉग बनाऊंगा, तो पहले मैं टाइप कर रहा था ना तो उसमें वक्त ज़्यादा लग रहा था। अब मैंने एक क्रिएटिविटी बनाई है, देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि समय निकालना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि मेरा खुद का भी एक अलग सेपरेट बिजनेस है, उसको भी तो टाइम देना होता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ तक, चलिए आप इसी से ही आई थिंक काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं कुछ ऐसे सवाल देखता हूँ जो माइट भी आपको थोड़े कंफ्यूजिंग लगे। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 मैंने आपको बताया था ना, राइट ए नोट ऑन सूडो वॉल्केनिक फीचर। याद कीजिए वॉल्केनिक फीचर, जब मैंने वॉल्केनिज्म करवाया था बता दी थी सारी चीज़ें कि सूडो वॉल्केनिक फीचर क्या होता है। इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे, वॉल्केनिज्म क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। सूडो मीन्स इट्स रिजेम्बलेंस लाइक अ वॉल्केनिक फीचर, बट इन रियलिटी इट ओरिजिनेटेड और इट्स आउटकम इज नॉट ड्यू टू वॉल्केनो। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। सूडो वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म में आपने इंट्रोडक्शन में ही क्या कर दिया, चलिए इंट्रोडक्शन में सूडो ऐड ना करके इंट्रोडक्टरी लाइन के बाद जो कनेक्टिंग बॉडी है ना उसमें लिखेंगे, तो क्या है कि फिर आपको ना सूडो वॉल्केनिक को आगे और एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगी। और जब भी आप इस तरीके का लिखते हैं ना एक आंसर, यहाँ पे आपने सूडो वॉल्केनिक फीचर लिखा, यहाँ पे लिखिए क्रेटर बनना किसकी वजह से, ऊपर से जो मीटियोर आते हैं, फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसकी टेस्टिंग की वजह से क्रेटर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्लो डायग्राम बनाना है पहले, ठीक है। पहले ये फ्लो डायग्राम बना दीजिए, उसके बाद अगर आप लिखेंगे ना तो आपके ऑटोमेटिक आंसर आते हैं। पता क्यों, एग्जामिनर ना जब कॉपी चेक करता है आपको उसका काम आसान करना है, ठीक है, आपको उसका काम आसान करना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, पेज नंबर 10 पे ही हूँ अभी मैं। प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म बियर मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी। बताइए अभी तक हमने जितनी चीज़ें की हैं कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा थी या सिंप्लिसिटी ज़्यादा थी? अरे ये अभी जो हमने ग्लेशियर पढ़ा था, एस्कार्स उसके अंदर पढ़े थे, उसके अंदर क्या था, पहले ग्लेशियर ग्लेशियर फ्लो हो रहा है, सेडिमेंट लेके जा रहा है, क्रैग एंड टेल टाइप ऑफ टोपोग्राफी, फिर रोशे माउंटेन, ड्रमलिन से देख के तो ऐसा लगता है किसी सैटेलाइट ने अपनी यहाँ पे लैंडिंग की थी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, डिफाइन टर्म मिएंडरिंग एंड डिस्क्राइब द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रिंच मिएंडर। एंट्रिंच मिएंडर ये होता है मिएंडर के अंदर मिएंडरिंग होना, ठीक है। याद हो तो आपको मैंने रिवर रिजुविनेशन के अंदर एक पिक्चर दिखाई थी, देखिए अगर कोई भी बच्चा ऐसे करके देख रहा हो, हाँ इतनी सारी चीज़ें करवा दी, हाँ इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी करवा दी गई हैं, इसलिए लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है, मतलब जो मॉर्फोलॉजी जो पूरा पोर्शन है कंक्लूड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए एक बार आप। राइट शॉर्ट नोट ऑन पैलियोजोइक ग्लेशिएशन एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। 150 शब्द का है, इसके अंदर आपको वैगनर ले लेना है, वैगनर की क्या क्या थ्योरी थी, उसने क्या एविडेंस दिए थे, ठीक है।
उससे काम बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37, देख रहे हैं आप, एलसी किंग डिस्कस ऑन स्लोप डेवलपमेंट प्रोवाइड बाय एलसी किंग, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाईलाइट द जियोमॉर्फिक फीचर एसेंशियली फाउंड इन टोपोग्राफी अंडर सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, राइट ए शॉर्ट नोट रोल ऑफ सिस्मिक वेव इन अर्थ इंटीरियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और एक और अभी सवाल हमने किया था अर्थ से रिलेटेड ही, क्वेश्चन नंबर 70। अरे आंसर वही आना है, स्टेटमेंट घुमा के पूछी गई है 2019, और ये सवाल कब का है भाई, ये सवाल है 2005 का। देखिए किस तरीके से, तो यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपको ना सबसे पहले, मेरी अगर आप राय माने तो, जितने ये सवाल आ रखे हैं ना, इनके एक आप मॉडल आंसर तैयार करके लिख लीजिए, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस करें, 80% एरिया कवर हो जाएगा आपका, 80% एरिया। अगर जियोमॉर्फो के अंदर आपके अच्छे नंबर आ गए ना, कमांड अच्छी है, अरे फिर देखिए कितने मस्त नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो इसके अंदर मैप वर्क, मैप पॉइंटिंग, उसके ना अलग से सेशन डाल दूंगा मैं, क्योंकि मैप पॉइंटिंग ऐसा होता है कि अगर मैं बीच में डाल दूंगा ना, तो ऐसा होता है कि कहीं ना गड़बड़ सी लगती है, देखते कैसे क्या एडजस्टमेंट रहती है, उसी के हिसाब से मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे हम करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी खत्म। भाई ऐसा लग रहा है मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल खत्म कर रहा है, इतनी खुशी हो रही है मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, तो मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ओशनोग्राफी को दोबारा आके इस चैनल पे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ये कहीं से कॉपी करने की कोशिश की है, आप समझ गए होंगे।